जी, तो लास्ट क्लास में दो बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों ने सीखी हैं, नाइट्रोजन प्लस अमोनिया। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन देखी, कैसे नाइट्रोजन हम बनाने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ बहुत ही प्यारी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी। अमोनिया की प्रिपरेशन और अमोनिया की प्रॉपर्टी में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। आज कुछ बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। कोई एक क्वेश्चन तो इससे बन सकता है भाई, ठीक है ना, कोई एक क्वेश्चन इससे बन सकता है नाइट्रिक एसिड से, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा वो क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15, 16, 17, 18 इसमें सबसे बड़ा ग्रुप यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना यहीं से है, तो इसलिए इसी को हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। 16, 17, 18 तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो चलिए सेंट्रल हेडिंग डालिए नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड HNO3 बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एकदम समझ करके एक एक पॉइंट को, ठीक। नाइट्रिक एसिड HNO3 प्रिपरेशन लिखे, प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय the reaction of in laboratory nitric acid is prepared by the reaction of sodium or potassium nitrate, reaction of sodium or potassium nitrate with concentrated sulfuric acid, ठीक है। दो लाइन छोड़िए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखिए। ऑन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल, दो लाइन छोड़ के लिखिएगा। ऑन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। फर्स्ट साइड हेडिंग डालिए, पिछली क्लास में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है, देखें कितनों का नाम याद है, कितनों को नाम याद है। हेडिंग डालिए बर्कलैंड आइड प्रोसेस, EYDE, बर्कलैंड आइड प्रोसेस लिखें। in this method A पॉइंट लिखो, A पॉइंट, atmospheric nitrogen reacts with oxygen, in electric arc and give atmospheric nitrogen reacts with oxygen in electric arc and give nitric oxide एक या दो लाइन छोड़ के बी पॉइंट लिखिए, एक या दो लाइन छोड़ के बी पॉइंट लिखिए। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड on further
on further oxidation gives nitrogen dioxide. On further oxidation gives nitrogen dioxide. फिर एक या दो लाइन छोड़ करके सी पॉइंट लिखे. This nitrogen dioxide ब्रैकेट में लिख लें और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड when dissolved in water gives nitric acid. फिर एक या दो लाइन छोड़ दीजिए. ये थी बर्कलैंड आइड प्रोसेस. अभी बोर्ड पे बता रहा हूँ सारी एक साथ. लास्ट हेडिंग डालिए. इंडस्ट्रियल स्केल में हम सेकंड देखेंगे. फर्स्ट था बर्कलैंड आइड. नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओस्टवाल्ड मेथड. ओस्टवाल्ड मेथड. अच्छे से परिचित हैं हम ओस्टवाल्ड से. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये दो चैप्टर को कवर कर रही है. आपके पी ब्लॉक को तो कवर कर ही रही है, साथ में सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट वाले पोर्शन को भी कवर कर रही है. ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ जो हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं, अमोनिया के ऑक्सीडेशन के अंदर जो कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके बड़े काम का है. ठीक, तो ओस्टवाल्ड मेथड लिखे. इन दिस मेथड ए पॉइंट लिखिए. पॉइंट ए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड रोहडियम. In presence of platinum and rhodium RH, ammonia oxidized into nitric oxide. Ammonia oxidized into nitric oxide. एक या दो लाइन छोड़ करके in presence of platinum or rhodium, ammonia oxidized into nitric oxide. एक दो लाइन छोड़ करके बी पॉइंट लिखिए. This nitric oxide further oxidized and gave nitrogen dioxide. फिर दो लाइन छोड़ करके सी पॉइंट. This nitric oxide on further oxidation gives nitrogen dioxide. दो लाइन छोड़ के सी पॉइंट लिखे. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड dissolve in water. And give nitric acid. चलो ठीक, बोर्ड पे देखिए अब ध्यान से जरा. सारी रिएक्शंस एक साथ बता रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा, नोट करने की जल्दबाजी ना करें. फर्स्ट, यदि आप लेबोरेटरी में बनाना चाहते हैं तो सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए और सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाइए. ठीक है.
जब सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट की आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कैसी रिएक्शन होनी है? ऐसी रिएक्शन होनी है ना, Na पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव HNO3, तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? HNO3 मिलेगा प्लस NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, है ना। इंडस्ट्रियल स्केल पे यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि HNO3 एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एसिड होता है। किंग ऑफ केमिकल्स वैसे तो H2SO4 को कहा जाता है, लेकिन जितने भी एक्सप्लोसिव हैं, जहाँ भी हम नाम सुन रहे हैं अलग अलग नए नए टाइप के एक्सप्लोसिव आ रहे हैं, उन सभी की प्रिपरेशन में HNO3 का यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बनाने में भी HNO3 का यूज़ होता है। तो भले ही H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यूज़ आजकल किसका होता है? HNO3 का होता है ना। तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, और दूसरी बात आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से यदि आप देखोगे तो वाकई इम्पॉर्टेंट है। बुक में हमेशा ओस्टवाल्ड मेथड देता है और पूछ लेता है बर्कलैंड आइड। तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है बाय वॉल्यूम, उसे ट्रैप कर लिया हम लोगों ने, ठीक। और ट्रैप करने के बाद उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई इलेक्ट्रिक आर्क में। जब इलेक्ट्रिक आर्क में इसकी ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है आपको? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, NO। इस NO का वापस से आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और जब NO का ऑक्सीडेशन होता है तो NO के ऑक्सीडेशन से बनता है NO2। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये डाइमराइज हो सकता है, और यदि ये डाइमराइज होगा तो किस फॉर्म में रहेगा? N2O4 के फॉर्म में रहेगा। तो NO2 लिखा हुआ हो या N2O4 लिखा हुआ, उसका लोड नहीं लेना कि यार हमने क्लास में NO2 पढ़ लिया, हमारी बुक में N2O4 दिया हुआ है, ठीक। NO2 ही डाइमराइज हो गया है, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? N2O4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अब ये जो NO2 है या N2O4 जो आपको लेना हो, इसे आप वाटर के अंदर डालिए। जब आप इसे वाटर के अंदर डालेंगे तो आपको वापस से यहाँ पर क्या मिल जाएगा? HNO3 मिल जाएगा प्लस NO, नाइट्रिक एसिड, क्लियर, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। बैलेंस यदि करना है, मुझे लगता है शायद ऐसे बैलेंस हो जाएगी, चेक कर लीजिए एक बार जरा, हुई या नहीं हुई बैलेंस? नहीं हुई, 3 6 और 1 7 हो गए यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे नहीं हो रहा बैलेंस, ठीक। कोई दूसरे नंबर से बैलेंस करने की कोशिश कर लीजिए, या N2O4 लिख करके बैलेंस करें तो हो जाएगा क्या? मुझे लगता है यदि यहाँ पर 2NO2 लिख रहे तो हो तो ना चाहिए बैलेंस, नहीं हो रहा है क्या? चेक करना जरा एक बार कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। नाइट्रोजन 2 हो रहे हैं, बन तो नाइट्रिक ऑक्साइड ही रहा है, ठीक है ना। और 3 कर दें यदि तो हो जाएगा क्या बैलेंस? यदि इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन मुझे 3 करने पड़ेंगे। नहीं हो तो रहा है, इसको 2 ही रहने दें और एक वहाँ पे 3। अब चेक करिए बैलेंस हो गया? हो गया बैलेंस। तो इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड बन रहा है और साथ में वापस से क्या बन जा रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये बर्कलैंड आइड है। एग्जैक्टली यही रिएक्शंस काय के अंदर आने वाली है? ओस्टवाल्ड मेथड में आने वाली है। सिर्फ एक रिएक्शन डिफरेंट है ओस्टवाल्ड मेथड की, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करा के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया हुआ है। ओस्टवाल्ड मेथड में नाइट्रोजन की जगह अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया हुआ है, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया हुआ है प्लेटिनम और रोडियम की प्रेजेंस में। एक्चुअल कैटलिस्ट यहाँ पर प्लेटिनम है, याद रखिएगा, ठीक। तो प्लेटिनम और रोडियम की प्रेजेंस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर? NO प्लस H2O बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके आगे का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, B और C पॉइंट ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। NO का ऑक्सीडेशन होगा, NO2 बनेगा, और NO2 को वाटर में डिसॉल्व करोगे, क्या बन जाएगा आपके पास? HNO3। क्लियर है बात? ठीक, 2 मिनट के अंदर नोट कर लीजिए जरा ध्यान से, फटाफट एकदम। हेडिंग है नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड में फर्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, सेकंड बर्कलैंड आइड, और थर्ड है ओस्टवाल्ड मेथड,
एकदम फटाफट नोट कर लीजिए जरा जल्दी से इसको। कौन सी वाली प्रोसेस का? NO2 डाइमराइजेशन, डाइमराइज हो रहा है ना। बर्कलैंड आइड, BIRKLANDEYDE, बर्कलैंड आइड, और ये है ओस्टवाल्ड। चलिए, यहाँ 2 रिएक्शंस रिपीट होनी है, याद रखिएगा, ठीक। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। लिखिए फर्स्ट, pure nitric acid is colorless, fuming liquid with pungent odor, Pure nitric acid is colorless fuming liquid with pungent odor। सेकंड लिखिए, impure nitric acid is yellow due to presence of dissolved oxides of nitrogen, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड and reacts with metal oxides, hydroxides, carbonates, bicarbonate, metal oxide, hydroxide, carbonate, bicarbonate, and give their nitrates, ये 12th लेवल पे करवाने वाली रिएक्शन नहीं है, लैंग्वेज से आपको समझ में आना चाहिए, है ना।
कोई भी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दोगे तो नाइट्रेट बन जाएंगे उसके, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग डिकम्पोज एंड गिव NO2, on heating decompose and give NO2, रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक। HNO3 gives NO2 plus O2 plus H2O, हीट करने पे डिकम्पोज होगा, ये देगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सोच समझ के बताइए ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है या कोई एक है या दोनों हैं, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग, सिर्फ रिड्यूसिंग या दोनों, क्या होना चाहिए HNO3 को? हेडिंग डाली हुई है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो इसे ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए या रिड्यूसिंग या दोनों होना चाहिए। बढ़िया। क्या ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में मैंने आपको? लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाला, कितना आ गया? +5 आ गया, +5, ठीक है ना। अब रिड्यूसिंग कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। वेरी गुड। रिड्यूसिंग कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये इसकी मैक्सिमम साइट पर है, इसकी मैक्सिमम साइट है +5। ये इससे ज़्यादा डोनेट कर सकता है क्या? +6, +7, +8 कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता मतलब ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है इसलिए कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। और इसीलिए हेडिंग डली हुई है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। रिड्यूसिंग होता तो मैं हेडिंग डलवाता रिड्यूसिंग नेचर, कमाल की बात है ना। बढ़िया। तो हेडिंग डली हुई है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब जरा बोल्ड कर रखिए अपने निगाहें करम को और ध्यान से देखिए, अलग अलग टाइप से ये अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है, ठीक। पहले हिंट दे दिया है मैंने, ये ऑक्सीडाइजिंग है मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका डिक्रीज होगा, है ना, ठीक। तो HNO3 यदि आपके पास डाइल्यूट है, ध्यान से सुनिएगा, डाइल्यूट HNO3 यदि किसी सिस्टम में किसी रिएक्शन के अंदर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये बनाता है H2O + NO + नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। डाइल्यूट HNO3 क्या देता है? NO देता है कुल मिलाकर के, है ना। H2O और नेसेंट ऑक्सीजन तो बनेगी, साथ में NO देता है। पर यदि आपने HNO3 कंसंट्रेटेड ले लिया है, कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया है, तो याद रखिएगा ये H2O के साथ देगा NO2 + नेसेंट ऑक्सीजन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है सीखने वाली, जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो जैसे नॉन मेटल्स जो होती, कार्बन है हमारे पास, या सल्फर है, या फास्फोरस है, इनका यदि हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो इनका ऑक्सीडेशन डाइल्यूट एसिड से नहीं हो पाता, तो इनके ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा। और यदि कंसंट्रेटेड एसिड हम लेंगे, ठीक, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। ये ऑक्सीजन उस नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगी, जैसे कार्बन को हो सकता है CO2 में ऑक्सीडाइज कर दे, सल्फर को SO2 में ऑक्सीडाइज कर दे, ऐसा होता है, ठीक। तो काफ़ी सारी रिएक्शंस आने वाली हैं, बिल्कुल कम स्पीड रख के मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें मैं छांट नहीं सकता कि ये वाली रिएक्शन कर लो ये आएगा। जो भी एग्जाम्स आपको इन फ्यूचर देने हैं उसके लिए HNO3 इस पूरी यूनिट का, फास्फोरस की एलोट्रॉपी और HNO3 दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जिनको फंडामेंटल क्लियर नहीं है उनके लिए फिर से एक और बार बता दे रहा हूं कि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5 है। यहां पर NO की यदि आप बात करोगे तो NO में +2 है, और NO2 की बात करोगे तो कितना है? +4। तो 5 से 2 हुआ है,
मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे हैं, ठीक है ना। या 5 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करा है, 1। और कितनी बार बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। प्लीज हैव अ नोट, जल्दी से नोट कर लीजिए। हेडिंग डाला है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नोट कीजिए। और लैंग्वेज भी लिख लीजिए। HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लैंग्वेज में लिख लीजिए HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज rapidly release nascent oxygen, because rapidly release nascent oxygen, nascent oxygen both in dilute and concentrated medium, because release nascent oxygen both in dilute and concentrated medium। ठीक है, नीचे की लाइन से लिखिए इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर nascent oxygen in both dilute and concentrated medium। nascent oxygen न्यूली बॉर्न है ना, नवजात, ठीक, बिल्कुल ताजा ताजा बनी हुई, उसको बोलते हैं, भूल गए बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ा करते थे 11th क्लास के अंदर हाइड्रोजन यूनिट में, वहां भी यही बात बताई हुई थी। चलिए, इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट हेडिंग डालिए oxidation of non-metals, oxidation of non-metals, oxidation of non-metals, यही हेडिंग है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर, उसमें लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, लिखिए dilute HNO3 has no action on non-metals but concentrated HNO3 can oxidize non-metals, ठीक है। रिएक्शन याद करने का तरीका देखिए, इसको ऐसा लिखवाएंगे सॉरी, ब्लैंक प्लस HNO3, blank plus HNO3 gives H2O plus NO2 plus blank। लिखो जरा ऐसा, blank plus HNO3 gives H2O plus NO2 plus blank। चलिए फटाफट पॉइंट लिखते जाना और दो लाइन छोड़ते जाना, A B C D E F G ऐसे लिखते जाना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडाइज कार्बन टू CO2, ऑक्सीडाइज कार्बन टू CO2। नेक्स्ट दो लाइन छोड़ते आइए, ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सीडाइज
phosphorus to phosphoric acid, phosphorus to phosphoric acid. Next, oxidize arsenic to arsenic acid, oxidize arsenic to arsenic acid. Next, oxidize antimony to एंटीमोनिक एसिड, नाम ही है उसका, एंटीमोनिक एसिड. नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज आयोडीन टू आयोडिक एसिड, ऑक्सीडाइज आयोडीन टू आयोडिक एसिड. जी, लैंग्वेज अभी के अभी 2 मिनट में याद हो रही है सब लोगों को, ठीक. सिर्फ सुनिएगा, ध्यान से ध्यान मग्न हो जाइए, मेरी जो बातें हैं उनको अपने कानों में गूंजने दीजिए. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स का कुछ नहीं कर पाता है, कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है. और यदि नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है तो एक सीधा पैटर्न है, कार्बन को CO2 में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, आर्सेनिक को आर्सेनिक एसिड में, एंटीमोनी को एंटीमोनिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में. ठीक, बस ऐसा ही बोलना है, कोई लैंग्वेज और कोई दूसरी रिएक्शन याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उलझ जाओगे नहीं तो, है ना. तो बिल्कुल याद नहीं करना है आपको रिएक्शन कुछ भी. कार्बन को CO2 में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, आर्सेनिक को आर्सेनिक एसिड में, एंटीमोनी को एंटीमोनिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में. अब ये तो लैंग्वेज हो गई, और मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन याद करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं करना है. यहाँ देखो, लैंग्वेज पढ़ लिए, याद हो गई लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सी. रिएक्शन तो हमें पहले से याद है ना, ब्लैंक प्लस HNO3 गिव्स H2O प्लस NO2 प्लस ब्लैंक. कैसे? फर्स्ट रिएक्शन याद करनी है, तो यहाँ ब्लैंक में कार्बन आ जाएगा, यहाँ ब्लैंक में CO2, बाकी तो सब एक जैसा है. ठीक, तो C प्लस HNO3 गिव्स H2O प्लस NO2 प्लस CO2. इतना लंबा याद करोगे क्या? ठीक, तो ये तो पहले याद हो गया ना यार, है ना. तो कार्बन से CO2, सल्फर S लिखो या S8 लिख लो, है ना. ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड. फास्फोरस P लिखो या P4 लिख लो, P4 लिख लो, फिर सल्फर को भी एसिड लिखना पड़ता है, फास्फोरिक एसिड. ठीक, आर्सेनिक, आर्सेनिक एसिड. एंटीमोनी, एंटीमोनिक एसिड. आयोडीन, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड HiO3. ठीक, यदि आपको लगता है इतनी सारी नहीं याद कर पाऊंगा तो कृपया करके इसे याद कर लें. आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है. ठीक, 1 मिनट के अंदर नोट करो जल्दी. ये ट्रिक है, ब्लैंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 गिव्स H2O प्लस NO2 प्लस ब्लैंक. ठीक, इस ब्लैंक में यहाँ वो नॉन मेटल आ गई और यहाँ पे उनके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आ गए. ऐसे याद किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को. ठीक है, आज तुरंत क्लास के बाद तुरंत पढ़ना एक बार नोट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए. हेडिंग डालिए, सिर्फ ये लिखो ना, पूरा नहीं लिखना है. डालिए हेडिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स. लिखिए,
dilute as well as concentrated, dilute as well as concentrated nitric acid, dilute as well as concentrated nitric acid can oxidize many compounds, can oxidize many compounds। चलिए बोर्ड पे से लिखिए जरा जल्दी से। ब्लैंक प्लस HNO3 डाइल्यूट गिव्स H2O प्लस NO प्लस ब्लैंक। फिर ये वाली भी लिखिए, ब्लैंक प्लस HNO3 कंसनट्रेटेड गिव्स H2O प्लस NO2 प्लस ब्लैंक। देखें कितनों को अभी के अभी याद हो पाएंगे। डाइल्यूट NO बनाता है, कंसनट्रेटेड NO2 बनाता है। जी फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। 3 लाइन छोड़िए, 3 लाइन छोड़िए, बी पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट 3 लाइन छोड़ना, ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए यहां देखिए, अब सभी में 2-2 रिएक्शंस आने वाली हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन आपसे पूछ ले, व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ HNO3। तो पहले ध्यान से पढ़िए कि कैसे HNO3 के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि कंफर्म लिख के देगा वो कि डाइल्यूट HNO3 है या कंसंट्रेटेड HNO3 है। ठीक, और थोड़ा भी यदि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं क्लास में तो क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को वो किस में कन्वर्ट करता है, सल्फर में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है मतलब ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है ना, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और सल्फर में कितना है, 0। तो -2 से 0 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अब क्या है बात ध्यान रखने वाली, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि डाइल्यूट है तो NO बनेगा, कंसंट्रेट है तो NO2 बनेगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखो, यदि मैं यहाँ फेरस सल्फेट ले लेता, ठीक, तो फेरस सल्फेट यदि ले लेता तो उसके लिए भी 2 रिएक्शंस हो जाती हैं, FeSO4 ठीक, फिर HNO3 एक बार डाइल्यूट एक बार कंसंट्रेटेड। यहाँ पर क्या बनना है आपके पास, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NO प्लस H2O। ऐसा लिख दूँ, आगे पीछे दिक्कत तो नहीं कि वहीं लिखूँ, ब्लैंक में ही लिखूँ। ब्लैंक में लिखना, ब्लैंक में लिख लो, उल्टा कर दो, H2O प्लस NO2 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। समझ रहे बात को? ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ हो जाएगी। फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर दिया, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे +3 है। ठीक, एक स्पेशल पॉइंट मैं आगे आपको बताऊंगा, इसी हेडिंग के अंदर आगे आएगा, रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। क्या बताऊंगा, रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। जिनके स्कूल्स में हो चुका होगा शायद वो इस टर्म से परिचित हों। एक्चुअली ये जो NO यहाँ पर बन रहा है, यही NO आकर के FeSO4 से कंबाइंड हो जाएगा और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद।
ठीक, पर यहाँ आया है इसलिए थोड़ा सा एक हिंट मैं दे रहा हूँ, FeSO4.NO ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाला है और इससे हमको एक डार्क ब्राउन कलर की रिंग मिलने वाली है। नाइट्रेट का टेस्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टेस्ट होता है। ठीक, थर्ड क्या लैंग्वेज बोल रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, SO2 को शायद, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, होगी तो रिएक्शन ऐसी की ऐसी, बिल्कुल एग्जैक्टली ये कि दो रिएक्शन लिखोगे आप, लेकिन होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है तो साथ में बैलेंसिंग के समय H2O नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या नहीं आएगा इसमें, प्लस H2O नहीं आएगा, वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी हाइड्रोजन से अपने आप। तो ये रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, नोट कर लीजिए जरा, पूरी 6 रिएक्शंस याद होना चाहिए आपको। तो लैंग्वेज याद करना है सिर्फ, रिएक्शन हमको याद है ना। H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है, फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में, और SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में। ऐसी लैंग्वेज याद करेंगे, ठीक है। जी, ना कंसंट्रेटेड में आएगा ना डाइल्यूट में आएगा, यहाँ प्लस H2O नहीं आएगा इन रिएक्शंस में, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आ लिया, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स तो भूलना नहीं है पिछला भी, कार्बन को CO2 में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड, आर्सेनिक को आर्सेनिक एसिड, एंटीमोनी को एंटीमोनिक एसिड, और इंपॉर्टेंट था आयोडीन को आयोडिक एसिड में, H2S को सल्फर में, फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में, और फिर फाइनली SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, यहां से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक, लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स के अंदर, है ना, तो यहां थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, सुनिए ध्यान से, लिकवा सरका नामक अल्जफी निटिले हकई एजी बरकल गौफ। यदि अभी तक याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों को, लिकवा सरका नामक अल-जफ़ी निटिले हकई एजी बरकल गौफ, तो तुरंत क्लिक कर गया कि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो सारी की सारी मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर आ रही हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ऑल ऑफ दीज मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। वो सारी की सारी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो उनके साथ रिएक्शन करने की स्टाइल अलग होगी, याद रखिएगा। और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ रिएक्शन करने की स्टाइल अलग होती है। ठीक, तो ये जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, मैं सबका एक साथ पहले कंबाइंड बताता हूं कि ये जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स की जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कोई सी भी यहाँ पर मेटल ले ली हमने, और HNO3 के साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको यहाँ मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। मेटल नाइट्रेट के साथ निकलेगा यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा, मेटल नाइट्रेट के साथ मिलेगा आपको नेसेंट हाइड्रोजन।
ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, वापस से HNO3 को रिड्यूस करता है, और HNO3 को जब ये मेटल नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस करता है तो यहाँ पे आपको एक रिडक्शन प्रोडक्ट मिलता है कोई सा। ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, चिंता नहीं करना। रिडक्शन प्रोडक्ट मिलता है प्लस वाटर। क्लियर? तो कुल मिलाकर के ओवरऑल रिएक्शन आपको क्या मिलने वाली है? ओवरऑल रिएक्शन आपको मिलने वाली है मेटल प्लस HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस RP, मतलब रिडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्लस H2O, है ना, RIP मत कर देना। तो RP मिल रहा है, रिडक्शन प्रोडक्ट मिल रहा है प्लस H2। अब ये रिडक्शन प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, है ना, ये रिडक्शन प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो आपको लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी। बस यहीं पे सबसे बड़ा संघर्ष आपका शुरू हो जाता है कि रिडक्शन प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, ये लैंग्वेज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो HNO3 के पॉसिबल रिडक्शन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? HNO3 के पॉसिबल रिडक्शन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? NO2, NO, NH3 बन सकता है डायरेक्ट, NH4NO3, क्या, NH4NO3, और फाइनली NH4NO3 से N2O, NH4NO3 से क्या, N2O। ठीक, तो रिडक्शन प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, रिडक्शन प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज सुनते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के रिडक्शन प्रोडक्ट्स मिल सकते। बिल्कुल नहीं डरना है भाई, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक, जो रिएक्शन आएगी बस उसमें क्या चेंज आने वाला है, मेटल वही ट्रिक बन गई अपनी। क्या ट्रिक बन गई? ब्लैंक, कोई मेटल आ जाएगी उसमें, प्लस HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस रिडक्शन प्रोडक्ट। इनमें से कोई एक रिडक्शन प्रोडक्ट हो सकता है ना। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, यदि डाइल्यूट HNO3 है तो NO बनेगा, कंफर्म है, और कंसंट्रेटेड HNO3 है तो क्या बनना चाहिए, NO2। बोलो हाँ, डाइल्यूट HNO3 है तो NO और कंसंट्रेटेड HNO3 है तो NO2। लेकिन मेटल के साथ पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है। NO और NO2 के साथ साथ NH3 भी बन सकता है, कहीं कहीं NH4NO3 भी बन सकता है। और NH4NO3 में से, ध्यान से सुनिएगा, NH4NO3 में से 2 वाटर निकाल दीजिए। क्या बोला मैंने? NH4NO3 में से 2 वाटर निकाल दीजिए, और NH4NO3 में से यदि 2 वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा, N2O। ठीक, ऐसा होता है ना। लिखिए, लैंग्वेज लिखवाता हूं पहले तो, हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। लिखिए, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, रिडक्शन प्रोडक्ट्स हैं ये, है ना। रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ HNO3 ये हैं, कोई बात नहीं, मैंने बताया रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ HNO3 हैं। फिर से सुन लीजिए जरा सब लोग, कि किसी भी मेटल की जब आप HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल की HNO3 से जैसी रिएक्शन होगी, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी, है ना, या कैल्शियम की रिएक्शन करवा दी, या कोई दूसरी मेटल की यदि आपने HNO3 से रिएक्शन करवाई तो क्या बनता है यहाँ पर सबसे पहले मेटल नाइट्रेट बनता है। मेटल नाइट्रेट के साथ वाटर तो बनेगा ही बनेगा, कोई एक रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा। अभी पिछले आधे घंटे से जो आप सीख रहे थे रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था, उसमें रिडक्शन प्रोडक्ट कौन कौन से थे ये सोचो जरा। हाँ,
यदि डाइल्यूट HNO3 था तो रिडक्शन प्रोडक्ट NO था, और कंसंट्रेटेड HNO3 था, रिडक्शन प्रोडक्ट कौन था? NO2 था। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो डाइल्यूट HNO3 में रिडक्शन प्रोडक्ट NO था और कंसंट्रेटेड HNO3 में कौन था? NO2 था। अब मैं इतनी सी बात तो बोल रहा हूँ बेटा कि अब NO और NO2 तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन NO और NO2 के साथ साथ NH3 भी हो सकता है, NH4NO3 भी हो सकता है, और जिनमें NH4NO3 बना यदि उसको गर्म किया तो NH4NO3 में से 2 वाटर निकाल दो, तो NH4NO3 में से 2 वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा? N2O। सोच के देखो, इंसान हो आप, ठीक, तो क्या बन जाएगा उसमें? N2O बन जाएगा। ऐसा होता है ना। लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल में लिखिए metals which are more electropositive than hydrogen, metals which are more electropositive than hydrogen means present above hydrogen in electrochemical series metals which are more electropositive than hydrogen means, जितने बचे ना वो भी उड़वा दोगे तुम लोग, means which present above hydrogen in electrochemical series give different reduction potential. ओहो, फिर वो रिडक्शन, give different reduction products, give different reduction products with HNO3। चलो नज़र मत लगाओ और इस पूरे को नोट करो एज इट इज़। देखो फिर कितनी प्यारी ट्रिक बन जाएगी, कितने इजीली हम कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। पूरा नोट करो ईमानदारी से, जल्दी से। मस्ती नहीं, नोट करो जल्दी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लीजिए 11th के नोट्स उठा के, रेडॉक्स चैप्टर उठा करके, तो ये कंसेप्ट सीखने समझने में और आसानी हो जाती है। आरपी का मतलब रिडक्शन प्रोडक्ट है, रिडक्शन प्रोडक्ट है। श्री राम। चलिए हेडिंग डालिए, वेरी डाइल्यूट हेडिंग डालिए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखिए, बोले वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखिए। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, बहुत प्यारी बात है।
magnesium and manganese are only metals which produce hydrogen. Magnesium and manganese are only metals which produce hydrogen with very dilute nitric acid. very dilute नाइट्रिक एसिड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 to 2%, 1 to 2%, और उसके आगे एक और ब्रैकेट बना करके लिख सकते हैं नो अदर रिडक्शन प्रोडक्ट, नो अदर रिडक्शन प्रोडक्ट। तीन लाइन छोड़िए, बी पॉइंट लिखिए। metals like magnesium, zinc, tin and iron reacts with cold dilute nitric acid, रेड कलर से अंडरलाइन करना, reacts with cold dilute nitric acid and give ammonium nitrate cold, COLD। कान में कुछ डालते क्यों नहीं? एंड गिव अमोनियम नाइट्रेट। पहले एक मेडिसिन चलती थी, मिट्टी का तेल डाला जाता था कान में और ऐसी माचिस लगा दी जाती थी। अब मत करना है ना, हाँ, पेट्रोल डाल के माचिस लगाओ, थोड़ी सी कान साफ हो जाएंगे। हाँ, एंड गिव अमोनियम नाइट्रेट। अब कितनी लाइन छोड़ना चाहते हैं वो आप सोच लीजिए। सारी मेटल की रिएक्शन लिखना चाहते हो या फिर एक लैंग्वेज लिखी हुई है उससे एक हिंट अपन बना लें केवल, है ना, कि मैग्नीशियम आ रहा है या आयरन आ रहा है या टिन आ रहा है या जिंक आ रहा है। जब ये कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अपने हिसाब से 2-3 लाइन छोड़ दीजिए और इसी पॉइंट में एरो का साइन बना के लिखिए, नंबर नया नहीं डालना, इसी में एरो का साइन बना के लिखिए। lead reacts with cold dilute nitric acid and give nitric oxide। ठीक, 2 लाइन छोड़ दीजिए। चलिए फिर हेडिंग डाल के लिखिए हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जी फिर से वही लैंग्वेज लिखिए, मेटल्स लाइक zinc, magnesium reacts with hot dilute nitric acid and give
nitrous oxide and gave nitrous oxide. चलिए बोर्ड पे देखिए, देखो बहुत डरावनी लगेंगी जब कॉपी में लिखी हुई रहेंगी, पर यदि ट्रिक आपके दिमाग में घुसी हुई है तो आप कर ले जाओगे। ट्रिक क्या है कि हम कोई मेटल लेने वाले हैं, उसकी HNO3 से रिएक्शन करने वाले हैं और कंफर्म मेटल नाइट्रेट बनेगा ही। ठीक, अब वो फार्मूला मेकिंग हमें आनी चाहिए कि हम मेटल नाइट्रेट बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, है ना। तो मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में कोई रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो अभी अपन देख ले रहे हैं ना। अब रिडक्शन प्रोडक्ट में क्या क्या बनेंगे, तो रिडक्शन प्रोडक्ट में इनमें से कोई भी बनेगा, या तो NO2 बनेगा या NO बनेगा या अमोनिया बनेगा या NH4NO3 बनेगा या N2O बनेगा। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्या बनता है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, चलिए बोर्ड पे देखिए जरा सब लोग ध्यान से। यदि वेरी डाइल्यूट आपने HNO3 लिया है, अभी एक आध साल पहले किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब एग्जैक्ट मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है कि वो मेडिकल का एग्ज़ाम था या फिर इंजीनियरिंग एंट्रांस था, लेकिन अभी एक आध साल पहले ही क्वेश्चन आया है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाला। तो सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी मेटल्स मिली हैं जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर लेती 1 to 2%। हमने क्या पॉइंट पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिएगा क्लास खत्म होते से तुरंत बाद। उसमें हमने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स होती हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स होती, वो सारी मेटल्स डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज करती हैं। बोलो हाँ, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज कर देती वो सारी की सारी मेटल, है ना। ठीक, तो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज कर देती हैं। तो फिर HNO3 ले लें हम, है ना, और कैसा वेरी डाइल्यूट ले लें। तो सिर्फ ये दो मेटल हाइड्रोजन को रिलीज कर पाती हैं, बाकी रिलीज नहीं करती हैं। बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। अब हम वेरी डाइल्यूट नहीं ले रहे, हम नॉर्मल डाइल्यूट ले रहे हैं, लेकिन डाइल्यूट के साथ वो कैसा है, कोल्ड है। डाइल्यूट है और कोल्ड है। ठीक, तो डाइल्यूट और कोल्ड यदि आप ले रहे हैं, ये कैसा है, ये है वेरी डाइल्यूट। अब मैं वेरी डाइल्यूट की जगह डाइल्यूट ले रहा हूं और कोल्ड ले रहा हूं, संभालना भैया। ठीक, ओल्ड नहीं ले रहा हूं मैं, कोल्ड ले रहा हूं, है ना। उससे क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा। ठीक, प्लस H2O बनेगा और रिडक्शन प्रोडक्ट में क्या बनेगा, NH4NO3। सुना मैंने, क्या बनेगा, NH4NO3 बनेगा। ये क्या है, MnO3 होल N क्या है ये, है ना। तो ये आपकी अकल के ऊपर डिपेंड करता है ना यार। यहाँ पे आप मेटल कौन कौन सी ले सकते हो, चलो कॉपी में देखो जरा, लैंग्वेज पढ़ो। यहाँ मेटल की जगह आप क्या क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, या जिंक ले सकते हैं, या आयरन ले सकते हैं, या फिर आप टिन ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आप मेटल्स यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, इनमें से कोई सी भी मेटल या इनका नाइट्रेट आप बना लेंगे, प्लस H2O और NH4NO3 बनेगा। पर इनकी जगह यदि हमने लेड ले लिया और लेड की HNO3 से रिएक्शन करवाई, कैसे, डाइल्यूट एंड कोल्ड HNO3 से, तो फिर लेड नाइट्रेट तो बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस, वाटर भी रहेगा, लेकिन साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, NO2 N2O। चेक कर लेना एक बार क्या बन रहा है, साथ में NO बन रहा है, सॉरी। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, NO बन रहा है। ठीक है ना, तो ये एक एक्सेप्शन केस हो गया हमारे लिए अलग से। ठीक, तो कोल्ड डाइल्यूट के साथ यदि आप एक्टिव मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, मैं सबके नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स आ रही हैं वो सारी मेटल्स कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ देती हैं NH4NO3। अब देखो ट्रिक क्या है अगली याद करने की, यदि इसे हॉट कर दिया जाए तो क्या होगा,
मतलब डाइल्यूट तो रहे लेकिन कोल्ड की जगह उसे मैं क्या कर दूं, हॉट कर दूं। तो हॉट यदि आप इसे कर देंगे तो क्या होगा, सोचो। HNO3 है, डाइल्यूट तो है लेकिन हॉट हो गया है। अब क्या होगा, अब MnO3 होल एन तो बनेगा ही बनेगा, H2O। और अब भी क्या बताया था मैंने, NH4NO3 को यदि गर्म करोगे, हॉट कर दिया ना, तो ये NH4NO3 भी हॉट हो जाएगा। और NH4NO3 यदि गर्म हो जाएगा तो इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और यदि 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गए, अकल लगाओ, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए यानी 4H निकल गए और 1 ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन, तो बचेगा क्या, जल्दी से बोल दो, N2O। क्या बन जाएगा, N2O। तो हॉट डाइल्यूट के साथ N2O बनता है, जबकि कोल्ड डाइल्यूट के साथ NH4NO3 बनता है। 2 मिनट के अंदर नोट कीजिए जल्दी से, है ना। कैसे याद करेंगे, संघर्ष है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब जो लोग बोलते थे फिजिकल बहुत टफ है, फिजिकल बहुत टफ है, उनको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। फिजिकल बहुत टफ है तो ये क्या है, फिर ऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक में और मजा आएगा फिर। श्री राम, हो गया। चलिए, तो डाइल्यूट का ही टेंशन था अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूट को क्या बनाना चाहिए था, NO, और कंसंट्रेट को क्या बनाना चाहिए था, NO2। पर यहाँ डाइल्यूट अजीब अजीब टाइप की हरकतें कर रहा है ना। वेरी डाइल्यूट में हाइड्रोजन बन रही है, जब ठंडा डाइल्यूट लिया है तो NH4NO3 बन रहा है, जब हॉट डाइल्यूट लिया हुआ है अपन ने तो क्या बन रहा है, N2O, है ना। सिर्फ एक केस में NO बना हुआ, नहीं तो सभी में NO बनना चाहिए था, बस यही याद रखने वाली बात है। अब यदि कंसंट्रेट ले लें तो क्या बनेगा, तो हम 1 घंटे से पढ़ते आ रहे हैं ना कि कंसंट्रेट रहता है तो NO2 ही तो बनता है। ठीक, लिखो, डालो हेडिंग, विथ कंसंट्रेटेड HNO3, विथ कंसंट्रेटेड HNO3 लिखे, metals which more electropositive than hydrogen, metals which are more electropositive than hydrogen reacts with metals which are more electropositive than hydrogen reacts with concentrated HNO3, concentrated HNO3 and gave, जल्दी से बोल दो, and gave NO2, and gave NO2। ठीक, 2-3 लाइन छोड़िए, स्पेशल पॉइंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के आएगा, लिख देना, उसके ऊपर बिल्कुल आना ही है, स्पेशल पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के। चलो हेडिंग में डलवा देता हूं, पैसिविटी, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, तो हेडिंग डालिए पैसिविटी। लिखें, metals like iron,
आयरन, क्रोमियम, निकिल, एल्यूमिनियम, metals like iron, chromium, nickel, aluminium, when dipped in concentrated HNO3, then lost their normal activity, and becomes passive. The passivity of these metals is due to formation of a layer of oxide over the metal which prevent further reaction of HNO3, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से सब लोग। अब होना क्या चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप पहले से इस बात को जानते हैं क्या कि कंसंट्रेटेड HNO3 यदि है तो कंसंट्रेटेड HNO3 हमेशा क्या बनाता है, कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 बनाता है। तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स ले ली। कैसी मेटल्स ले ली हमने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स ले ली हैं, ठीक। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी यदि कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाने लगती हैं, NO2। अब एक मज़ेदार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अभी तक जो आया है वो क्रोमियम और निकिल के बारे में तो कभी नहीं आया है, आयरन और एल्यूमिनियम के बारे में अलग अलग सेट में या अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि आयरन एंड एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HNO3 वाई। ठीक, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आयरन एंड एल्यूमिनियम कोई एक भी पूछ सकते हैं, बिकम्स पैसिव टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HNO3 वाई। तो दो एडिशनल मेटल्स आपको और याद रख लेनी है, कौन कौन सी, निकिल एंड क्रोमियम भी ऐसा करती हैं। पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब है नॉन रिएक्टिव हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने आयरन को डाला HNO3 में, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने आयरन को HNO3 में डाला तो इनिशियली तो एकदम से FeNO3 होल ट्वाइस बन गया, प्लस H2O बना, NO2 बना, कंसंट्रेटेड HNO3। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आयरन है ये कंसंट्रेटेड HNO3 जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, ठीक, पेज पलटा के देख लीजिए, HNO3 कंसंट्रेट जब रहता है तो क्या देता है, H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन था इस HNO3 का, वो इस आयरन को या एल्यूमिनियम को या क्रोमियम को या निकिल को ऑक्सीडाइज करना चालू कर देता है और क्या बनाने लगता है, FeO.Fe2O3। इसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनने चालू हो जाते हैं, साथ में ये तो बनेगा ही बनेगा ऐसा। और ये जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट उस मेटल के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ये मेटल है,
ये ओरिजिनल मेटल है आपकी, ठीक, ये लिख दे रहा हूं यहां पर मेटल, है ना। और मेटल के ऊपर कौन डिपॉजिट हो गया है, मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं मेटल ऑक्साइड हो गए। अब या तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना या मैं ही लिख देता हूं, मेटल इज एक्टिव और रिएक्टिव टुवर्ड्स HNO3। मेटल तो रिएक्ट कर रही है HNO3 से, लेकिन मेटल के ऊपर कौन डिपॉजिट हो गया है, मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो गए उसके ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड आर पैसिव और नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स HNO3। तो वो HNO3 की आगे की रिएक्शन को रोक देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी मेटल ने ही रिएक्ट करना बंद कर दिया है, जबकि सही बात यह है कि मेटल की तो इच्छा है रिएक्ट करने की, है ना, लेकिन उसके ऊपर लेयर चढ़ चुकी है किसकी, ऑक्साइड की, और वो ऑक्साइड उसको आगे की रिएक्शन के लिए रोक दे रहे हैं। लैंग्वेज से बिल्कुल साफ है बातें, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर है बात। तो ऊपर जो लिखा हुआ उसमें ये एक अकेली रिएक्शन आ जाएगी, और जो स्पेशल पॉइंट में पैसिविटी लिखा हुआ उसमें ये रिएक्शन आ जाएगी। क्लियर है बात, ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से जरा, है ना, और इम्पॉर्टेंट लगा लेना। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डायग्राम भी बना लेना हो सके तो। यदि आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा NO2 बनता है और मेटल अपने नाइट्रेट में बदल जाती है। लेकिन आयरन है, क्रोमियम है, निकेल है, एल्यूमिनियम है, इन मेटल्स के साथ ये देखा गया है कि ये मेटल शुरू में तो अपने नाइट्रेट में बदलती हैं, है ना, लेकिन फिर कुछ देर बाद ये रिएक्शन करना बंद कर देती हैं। जब इसका रीज़न ढूंढा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये पता पड़ा कि ये जो मेटल्स हैं कंसंट्रेटेड HNO3 का तो नेचर ही है कि वो H2O बनाता है, NO2 बनाता है और साथ में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगती हैं और ये ऑक्साइड उस मेटल के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं। मेटल ऑक्साइड, है ना, आयरन का ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम का है या क्रोमियम या निकेल का ऑक्साइड, ये HNO3 के लिए नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो मेटल के ऊपर ही जब डिपॉजिट हो गए तो HNO3 के आगे की रिएक्शन को रोक देते हैं और हमें क्या लगता है कि मेटल ने रिएक्ट करना बंद कर दिया, जबकि असलियत सही बात क्या है कि मेटल के ऑक्साइड ने रिएक्ट करना बंद कर दिया। ऐसी कहानी होती है। ठीक, चलिए एक हेडिंग और बता देते हैं फिर क्लोज करते हैं, क्योंकि सिर दुखने लगा होगा इतनी सारी रिएक्शन। लास्ट हेडिंग डाल के रोकते हैं इसको, रिएक्शन लिखवा के हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। रिएक्शन विथ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। लिखिए, मेटल्स, रिएक्शन विथ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इसमें क्या रिपीट कर सकता हूं मैं, लिखिए, metals which present below hydrogen
in electrochemical series, gives different reduction products with HNO3, ठीक है। चलिए, डिफरेंट रिडक्शन प्रोडक्ट्स विथ HNO3, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप पहले से जानते हैं, आपको याद है, आप मानो या नहीं मानो, क्या याद है? खुद को आश्चर्य होता होगा ऐसा कैसे बोल दिया, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। डाइल्यूट HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 क्या बना रहा है बाबू? ये बनाता था H2O प्लस NO, और कंसंट्रेटेड बनाता था H2O प्लस NO2 बनाता था। साथ में वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कोई ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना लेगा, है ना। वो क्या बना लेगा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। बस बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे देखिए आप सभी ध्यान से मेटल, कौन सी मेटल ले रहे हो? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? लिखवा सर का नाम अगल या फिर निटीले ह कई AgHg बर्कल गॉफ, है ना। ठीक, तो कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, गोल्ड नहीं लेना है ना। गोल्ड नोबल मेटल में आ जाएगा। ठीक, तो गोल्ड तो रिएक्ट करना ही नहीं है इससे, वो एक्वा रेजिया से रिएक्ट करेगा, इससे नहीं करने वाला है। ठीक, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, है ना, सॉरी गोल्ड नहीं, कॉपर सिल्वर मरकरी। HNO3 लिया, ध्यान से देखो कैसा डाइल्यूट। ठीक, क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट बनेगा, H2O बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? NO। याद हो जाना चाहिए तुरंत। ठीक, फिर यही मेटल ली आपने, HNO3 लिया, है ना। कैसा HNO3? बोल दो जल्दी से। कंसंट्रेटेड। तो क्या बनेगा? MnO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। ठीक, अब आप कहो कि बहुत कठिन है, हमसे याद नहीं हो रहा, तो कोई नहीं मानेगा भैया आपकी बात। आज क्लास चालू हुई तुरंत मैं तब से आपको बताते चले आ रहा हूँ कि डाइल्यूट NO देता है और कंसंट्रेटेड NO2 देता है, तो वही तो लिखा है, नया क्या है। ठीक, नोट करिए, ख़त्म करिए। हो गया। कॉपर नाइट्रेट के फार्मूले तो मालूम है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, है ना। मर्क्यूरिक नाइट्रेट HgNO3 होल ट्वाइस, ऐसे लिखोगे फार्मूला, है ना। चलिए एक हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए, रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स, रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स। इसको मैं बचा ले रहा हूँ अगली क्लास के लिए। ठीक, इसको यहाँ रोक देते हैं।